राम राज्य या बुद्ध राज्य। मैं यहाँ पर राम राज्य और बुद्ध राज्य की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो यह कहूँगा कि भारत के लिए संविधान राज्य जो है वह सबके हित में है। कि अगर शिक्षा की देवी है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग भारत में क्यों हैं? मनुवादियों ने ये भी कहा कि जो धन की देवी लक्ष्मी है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जदार भारत क्यों है? मनुवादियों ने यही कहा कि बल का जो जो देवता है हनुमान है, तो ओलंपिक में कितने मेडल्स लाते हैं भारत के लोग। तो ये मनुवादियों के द्वारा ये रचा गया षड्यंत्र। असली देवी शिक्षा देवी माता सावित्रीबाई फुले जी। तो इन जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज जो देश का हालात है, पूरे देश में आज बौद्धमय या राममय इस तरह से बहुत देश में चल रहा है। तो जब से 22 तारीख को मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा किया है, पूरे देश में राममय हो चुका है। नई दिवाली के रूप में 22 तारीख को पूरे देश में मनाया गया है। और एक तरफ एक आंदोलन चल रहा है देश में, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। तो मैं ऐसी जो धारणा है देश में, समाज में, कि राम राज से क्या देश को रोजगार, व्यापार, शिक्षा, क्या उससे समाज का उद्धार होगा या राम मंदिर से समाज का कल्याण होगा? इन्हीं सब बातों को लिए हमारे कुछ मेहमान हैं, इनका परिचय करा देता हूँ। ये हमारे साथ कुंवर सिंह हैं और बीच में धम्माचार रोशन जी हैं और साथ में संजय कुमार, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये प्रोफेसर हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये जो चल रहा है देश में, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ये क्या मुद्दा है? मोदी के साथ तो जनता है, जनता मोदी को जिता रहा है। तो आखिर जब जनता मोदी को जिता रहा है तो ईवीएम ही क्यों? तो बैलेट से, पेपर से मोदी जीतेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पे मैं इनसे पूछूंगा। सर, आपसे सबसे पहले जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि मोदी के साथ तो जनता है, तो मोदी तो जीतना जीतना, चाहे ईवीएम से चुनाव हो चाहे बैलेट पेपर्स हो। तो लोग आज बैलेट के पेपर मांग कर रहे हैं, तो उनको नुकसान नहीं होगा क्योंकि मोदी तो ऑलरेडी जीतना है। तो ईवीएम के आप लोग क्यों करें कि ईवीएम हटाओ? सबसे पहले मैं अब बहुजन समय चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आपने हमें काफ़ी समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ईवीएम की बात है कि मोदी जी के साथ जनता नहीं है, वो बेवकूफ़ सब बना रहे। ईवीएम में सब घोटाले से ही ये अपने इलेक्शन जीतते हैं। अगर इनको यही मतलब बात अगर अच्छी लग रही है कि भाई जनता हमारे साथ है, तो बैलेट पेपर कराने में क्या दिक्कत आ रही है? बैलेट पेपर से भी करा सकते हैं। जब इनको मोदी के पब्लिक के साथ है तो बैलेट पेपर से इलेक्शन करा सकते हैं। अच्छा, एक बताओ, मोदी जी जगह जगह ईवीएम भेज रहे हैं कि देखो हमारे ईवीएम में कितना सच्चाई है, जगह जगह लोगों को भेज रहे हैं कि ईवीएम चेक कर लो, गलती है तो बताओ। लेकिन पब्लिक तो बता ही नहीं रही कि ईवीएम में गलती है। ऐसा है कि पब्लिक को मालूम ही नहीं उसके अंदर कि क्या गड़बड़ हो रही है, मतलब क्या गड़बड़ हो रही है। उसको हाईटेक हो सकता है, हाईजैक हो सकता है, क्योंकि वो जो मशीन बनाता है उसको सब कुछ पता होता है भाई कहाँ से क्या हो गया। जब हम रिमोट कंट्रोल से चंद्रमा आपको ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं? सही आपने साफ साफ बताएं। नहीं भरोसा नहीं, ईवीएम पे नहीं भरोसा है। बैलेट पेपर से कराएं, मोदी जीते या कोई पार्टी जीते, कोई एतराज नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी करें, हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और लोगों से पूछता हूँ, हमारे ये धम्माचार्य रोशन जी हैं, इनसे पूछता हूँ, सर क्या आपको ईवीएम पर भरोसा है? देखिए, सवाल यहाँ पर उठता है, जनता यदि मोदी के साथ है तो सरकार ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से करवाने में ऐतराज़ क्यों? यदि ऐतराज़ है, इसका मतलब है कि सरकार जानती है कि मैं ईवीएम से चुनाव जीत रहा हूँ, नहीं तो हटाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। इससे पहले आपने एक प्रश्न किया, राम राज्य या बुद्ध राज्य। मैं यहाँ पर राम राज्य और बुद्ध राज्य की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो यह कहूँगा
कि भारत के लिए संविधान राज्य जो है वह सबके हित में है, क्योंकि राम राज्य में कुछ जाति के लोगों को फायदा है और शेष निचले जाति के लोग उसी तरह से राम के समय में जैसे शंभू की हत्या हुई। मंत्री जी सॉरी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा सवाल, इसका अगला सवाल रहेगा, पहले ईवीएम पे हो जाए उसके बाद अगला सवाल करेंगे सर। ईवीएम जो है आज के डेट में आप देखेंगे कि जहाँ से ईवीएम की उत्पत्ति हुई, जितने भी विकसित देश है वो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है, और भारत जैसा देश बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम से करा रही है। यदि ईवीएम से चुनाव आयोग का एक तर्क होता है अब बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे तो 5 दिन 10 दिन काउंटिंग में लगेगा। यदि निष्पक्ष चुनाव हो तो 5 दिन के बजाय 1 महीना ही क्यों नहीं काउंटिंग में लगे, लेकिन निष्पक्ष तो होगा। जनता जो है अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट तो दे सकेगा, अन्यथा क्या होता है जनता वोट कहीं और दे रहा है, अब वोट कहीं किसी और को जा रहा है। सर करो, इसमें तो मतपेटियाँ लूट ली जाती है। लेकिन मतपत्र देखिए खामियां कहीं भी है, मतपत्र लूट ली जाती है तो इसका मतलब है कि वहाँ प्रशासन लूटवाती है ना, लूट कैसे लेगा, प्रशासन तो लूटवाती है। अब यहाँ पर मतपत्र से के बजाय ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट की भी तो गिनती नहीं होती है ना। यदि ईवीएम और वीवीपैट दोनों की गिनती हो और दोनों में समान आ जाए तो समझिए, लेकिन यहाँ तो वीवीपैट की भी गिनती नहीं होती है ना। अगर बाय द वे चुनाव आयोग मेरी आवाज़ आपकी सुन रही है तो अगर वीवीपैट से चुनाव करा दे तो आप मान जाएंगे? वो वीवीपैट से कराएगी नहीं, यदि वीवीपैट से कराएगी तो वो मतपत्र को भी मान्य देने के लिए तैयार हो जाएगी, इसलिए वो कराएगी नहीं। अब जहाँ तहाँ बहुते जगह से आप देखते होंगे कि ईवीएम का मशीन जहाँ तहाँ वो डब्बा मिला है, तो कैसे मिलता है, वो बाहर में लगातार वो बक्सा जो है कहीं कहीं लूटा जा रहा है, वो कैसे, इसका मतलब गड़बड़ी नहीं है तो एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन आई कहाँ से। अब यहाँ प्रश्न उठता है, वह एक बार आपको ये मैं ध्यान दिलवाता हूँ। अब आप देखिए आपका कोई बैंक अकाउंट खुला हुआ, पासबुक आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, उसके बाद आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। जब आपके अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है, यह समझने वाली बात है। सीधे सा सवाल है, आप ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं? मैं आम जनता होने के नाते मैं ईवीएम पर भरोसा नहीं करता हूँ। चुनाव आयोग यदि अपने आप को निष्पक्ष समझती है तो इसको जनता की मांग के अनुसार इसे मतपत्र से वोटिंग करवाना चाहिए। सर आप तो चुनाव भी नहीं लड़ते, ये राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है, ये तो कुछ आवाज़ ही नहीं उठा रही हैं। नहीं, वो तो आवाज़ इसलिए नहीं उठा रही है कि जहाँ तक मेरा ध्यान जा रहा है जितने भी विपक्षी पार्टी है वह भी सरकार के सीबीआई ईडी ऐसे संस्थाओं से डरा हुआ है, इसीलिए जितने भी विपक्षी पार्टी है वो भी इसीलिए डर से नहीं बोल रहा। नहीं तो वो लोगों को मैदान में आना चाहिए, उन सभी लोगों की परेशानी है, असली परेशानी विपक्षी को है, लेकिन विपक्षी भी इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठाती है, उसको लग जाता है कब किसके दरवाजे पर ईडी सीबीआई पहुंच जाए। वो सीबीआई के डर से विपक्ष के लोग भी ना एकजुट हो रहे हैं, ना वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सर आप संजय जी आपसे पूछना है, आपको ये ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं है, पहला सवाल। मेरा ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी लेटेस्ट पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने अभी बयान दिया है कि अभी तक यदि ईवीएम हैक नहीं हुआ है तो फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि आए दिन टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और चंद्रयान जो है चांद पर गया और कंट्रोल यहाँ धरती से हो रहा है, तो ईवीएम को हैक करना बहुत ही आसान काम है। और जो एक्सपर्ट्स जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके बयान भी समय समय पर आते रहते हैं, या जो लोग ईवीएम मशीन जहाँ बनता है उसमें जो लोग कार्य किए उनका भी बयान आता रहता है कि ईवीएम हैक हो सकता है। इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए, इस पर मेरा कोई भरोसा नहीं है, बल्कि मेरा नहीं पूरे देश के लोगों का भरोसा इस पर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, लोग का कहना है कि ईवीएम में तो नेट तो होता नहीं, कि नेट से आप जैसे कोई चीज़ भेज सकते हो, वहाँ तो नेट का सवाल नहीं, तो फिर कैसे हैक कर सकते हैं?
उसमें एक्चुअली एक बिहार से एक इस फील्ड के एक्सपर्ट बिहार से एक आए थे अभी आपके जंतर मंतर पर। तो वो ईवीएस में अभी अभी वो काम कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था, वो भी ईवीएम से ही रिलेटेड उनका जॉब है। तो उनका ये कहना था कि इसमें एक चिप होता है, माइक्रो लेवल का एक चिप होता है, और चिप पहले से ही वो मैनिपुलेटेड होता है। और जब जब मतलब चिप में कुछ गाइडलाइंस होता है जो पहले से ही फिट कर देते हैं, और वो जैसे ही टाइम उसमें सेट करते हैं, जैसे ही वो टाइम आएगा, वो 2-4 हज़ार वोट उसमें ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएंगे। उनका कहना था, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो इंटरनेट हो या ना हो, जो है गड़बड़ियाँ हैं। और दूसरी बात ये है कि 19 लाख ईवीएम मशीन जो है गायब है, और चुनाव आयोग इसके बारे में खामोश है, कुछ नहीं, चुनाव आयोग का कोई इस पर बयान नहीं है। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में, तो खेतों में, नहर में, नदी में ईवीएम मिले। तो कहने का मतलब ये है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन देशों ने ईवीएम को डेवलप किया, वो आज इसे चुनाव नहीं करवाते। इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि इसमें खामियां हैं। तो निश्चित रूप से ईवीएम मशीन को हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। और मेरा ये मतलब विचार है, ओपिनियन है कि ये पार्टियों के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। एज ए सिटीजन, नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हमें राइट टू वोट है, तो ये सही जगह जाए। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको एक आंदोलन बनाएं, और इसको किसान आंदोलन जैसे हुआ था वैसे इसको करें, ताकि ईवीएम, जो चुनाव आयोग जो है, वो ईवीएम मशीन को हटाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए। अच्छा, अगर ईवीएम में गड़बड़ी होता तो चुनाव आयोग क्यों जनता के बीच में ले जा रहा है, करा कि आप चेक करो मेरे ईवीएम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। जनता तो कुछ बता ही नहीं रही कि इसमें गड़बड़ी है। जनता तो साथ में है, जनता स्वीकार कर रही है। नहीं, एक्चुअली जनता साथ में नहीं है। उनको पता है कि जब एक मुद्दा बन रहा है तो वो काउंटर कर रहे हैं। काउंटर करने के लिए जगह जगह ये झूठी बातें हैं। उनको पता है कि जिन लोग ऐसे लोगों से पूछेंगे जिनको ABCD उसके बारे में नहीं पता है, तो वो हाँ कहेंगे, ना कहेंगे। उनको पता है कि अब जिस तरीके से अब जो ताली और थाली बजवा सकता है इस देश में, और कोरोना भगवा सकता है, उसको पता है कि ये बेवकूफ़ों का देश है, यहाँ 90% बेवकूफ़ है। उन्हीं लोगों के पास ले जाएंगे ईवीएम मशीन और बोलेंगे कि सही है, तो वो भी बोलेंगे सही है। ये जो अभी चुनाव, जो इसके लिए जो आंदोलन जो बन रहा है ईवीएम के खिलाफ, इसका असर है कि ये जगह जगह करवा रहे हैं कि जो है दाल में काला नहीं है, ईवीएम मशीन ठीक है। लेकिन कहीं से ठीक नहीं है। जब हमारा आंदोलन मजबूत होगा, चुनाव आयोग को मजबूरन इसको हटाना पड़ेगा। और जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगा, तब तक निष्पक्ष चुनाव इस देश में नहीं हो सकता है। अभी आप तो ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ सर, आपसे एक सवाल और रहेगा। जब अगर ईवीएम में खराबी होती तो ये चुनाव आयोग तो क्यों जनता के बीच में ले जाती? वो तो करे कि जनता के बीच में ला रहे हैं, जनता इसको गलत साबित करे तो सब मान लेंगे। तो जनता तो साथ दे रही सर। देखिए, जनता साथ दे रही है, ये बात आप कैसे कह सकते हैं जनता साथ दे रही है? अरे सभी पार्टी के अपने अपने सपोर्टर हैं। आप पहले से ही सपोर्टर के पास में ले जाएंगे तो वो यह बात बोलेगा। जहाँ की जनता आज भी खास कर के पढ़े लिखे हो करके भी अनपढ़ के जैसे व्यवहार करती है, आप उसे जागरूक नहीं कहेंगे। साक्षर जरूर कह सकते हैं, लेकिन जागरूक नहीं कहेंगे। जागरूक जनता तो वह है जो सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। अब यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं, अंधविश्वास के जरिए लोग वोटिंग करता है। अब उसको विकास से मतलब नहीं है। विकास से मतलब होता है तो सही और गलत का फैसला करता। तो जनता बेवकूफ़ है? नहीं, आप जिसको आप समझ रहे हो जनता बेवकूफ़ है, मुझसे यदि पूछिए तो निश्चित करके जनता बेवकूफ़ है। जनता को जागरूक होने देना नहीं चाहता है। 70-75 साल में घर घर में जिस संविधान की किताब जानी चाहिए थी, गया किताब, संविधान की किताब नहीं गया। और ना ही जनता डिमांड किया। कभी आज तक कभी सुने हैं कि जनता ने आंदोलन किया हो कि घर घर में संविधान की किताब बांटा जाए? कभी सुने हैं जनता ने ऐसा जागरूक आंदोलन किया हो कि घर घर में संविधान की किताब बांटा जाए, संविधान पढ़ाया जाए? लेकिन ऐसा आपने नहीं सुना होगा। और ना ही जनता के तरफ से इस तरह की आवाज़ आई। और सरकार तो चाहती ही नहीं है। सरकार क्यों चाहेगी कि आम जनता संविधान पढ़े? तो आप इस तरह से जब आप कहेंगे, जब जागरूक ही नहीं है, तो ईवीएम के खिलाफ जनता कितने सड़कों पर आएगी। लेकिन अब धीरे धीरे करके जनता में कुछ न कुछ इतने सालों में जागरूकता आ रही है, जनता भी सड़कों पर आ रही है। ये अलग बात है कि जनता छिटफुट अलग अलग दिशाओं में आ रही है, एक साथ नहीं आ रही है। अब जैसे कहने का मतलब, एक संगठन वो भी मुद्दा उठा रहा है, दूसरा भी उठा रहा है, तीसरा भी उठा रहा है। ये सारे मिल करके संगठन ईवीएम के खिलाफ मुद्दा उठाएगा तो वो मास का हो जाएगा। मुद्दा तो उठ रहा है,
कोई 1 तारीख जंतर मंतर पर जा रहा है, कोई 2 तारीख को जा रहा है, कोई 3 तारीख को जा रहा है, कोई 4 तारीख को जा रहा है। आप अभी देख रहे हैं, आप चैनल वाले हैं और आप देखते होंगे एक अलग अलग संगठन ईवीएम पर उठा रहा है, सब संगठन मिल करके नहीं उठा रहा, मुद्दा तो उठ रहा है। अब यही कारण है कि जनता में एक साथ मुद्दा नहीं बन रहा है। अच्छा सर, मैं पूरा देश में देख रहा हूँ कि 31 तारीख को चुनाव आयोग का घेराव किया जा रहा है, तो बामन मिश्रा इसका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन धारा 144 दिल्ली में लगा है, आपको पता है, तो कैसे आप विरोध करेंगे? नहीं, देखिए, सरकार जो है ना, चाहे जो सरकार हो, अंग्रेज भी काला कानून लाता था, कभी भी कोई भी सरकार यह नहीं चाहता है कि जनता जागरूक हो, इसलिए उसको दबाने के लिए 44 धारा हो या जो भी हो, वो धारा तो लगाएगी। अब जनता का काम है कि विरोध करना। आपने देखा होगा कि किसान का भी टेंट उखाड़ दिया गया था, फिर भी किसान डटे रहे, सालों डटे रहे, उसके बाद किसान को क्या आगे सरकार को ये झुकना पड़ा। किसके बल पर डटे रहे सर? नहीं, वो किसके बल पर, तो वो तो सत्ता का है ना, पुलिस का इस्तेमाल करती है, लेकिन जनता से बड़ा तो कोई भी नहीं है ना। यदि जनता जागरूक हो जाए तो कितने पुलिस है, जनता से ज़्यादा तो पुलिस नहीं है, अंतोगत वो पुलिस भी जनता है। तो जब जनता में जागरूकता आएगी तो पुलिस कुछ नहीं करेगा। 144 धारा लागू कीजिए चाहे कोई। आपको कानून के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम मुझे पता नहीं, कि तो जब धारा 144 लगता है तो कोई न कोई कारण हो सरकार को लगता है, तभी तो धारा 144 लगाती है। कारण से मतलब नहीं है। आप जरा सा देखिए, पार्टी का विरोध करता है तो देशद्रोह नहीं है, सरकार का विरोध करना देशद्रोह नहीं है, लेकिन इस देशद्रोह का कानून लगा देता है, जबकि सरकार का पार्टी का विरोध करना देशद्रोही का काम नहीं है। सरकार की बातों से असहमत होना जनता का राइट है, जनता अपनी मांग रखे। राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, सड़क यदि सुनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है। अब यही वर्षों से सड़क सुनी पड़ी हुई है, और जनता जब अपनी मांग सड़कों पर उतर जाएगी तो चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा। आप भी जानते हैं, चुनाव आयोग में जितने अधिकारी बैठाए जाते हैं उसमें किसकी सहमति रहती, यानी सरकार अपने लोगों को बैठाती है, जो सत्ता में है। सर चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना? कहने के लिए निष्पक्ष है ना, कहने के लिए निष्पक्ष है। यदि निष्पक्ष रहता तो आप चुनाव आयोग अपने अनुसार डिसीजन लेता, अपने अनुसार डिसीजन नहीं लेता। चलो सर, और से पूछ लेते हो सर, आप कैसे विरोध करेंगे? धारा 144 लगी है, आप कह रहे हैं कि हम ईवीएम का विरोध करेंगे, कैसे आप विरोध करेंगे? देखो, कोई भी सरकार हो, पब्लिक का दमन करने के लिए 44 धारा कोई भी धारा लगाएगी, लेकिन जनमानस में इतनी ताकत है कि सब कुछ उखाड़ के फेंक देती है। राजा जो भी राजा चुनता है पब्लिक ही चुनती है, और पब्लिक ही उसको उखाड़ के फेंक देगी। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि 44 धारा लगाओ। नहीं, अब जो मोदी की तो जनता ने जिताई है ना? नहीं, जनता ने जिताई है नहीं जिताई वो तो अब ये अगर मोदी मान ले भाई हम इसे बैलेट पेपर से कर लें, अगर जीत जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मशीनों पे तो कोई विश्वास पब्लिक नहीं कर रही ना। नहीं, सवाल ये है कि अगर ईवीएम खराब होता है, जब सरकार कांग्रेस जीती है तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, केजरीवाल जीते तो ईवीएम अच्छा हो जाता है, हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी नजर आती है। नहीं, कोई भी पार्टी जीते ना जीती इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, अगर पार्टी ईवीएम से जीतती है या नहीं जीतती है, लेकिन जब जनता की आवाज़ है अगर ईवीएम को हटा दो तो सरकार को हटा देना चाहिए। जब वो मोदी जी बीजेपी का अगर वो जीत रही, पब्लिक में उसका जनाधार है, तो उनको किस बात का डर है? जब बड़े बड़े विकसित देश ही, अभी हमारे साथी ने कहा कि ईवीएम हटा दिया उन्होंने, तो इनको उसमें परहेज क्या है? हटा देना चाहिए। और मोदी जीते या कोई जीते उसमें हम उसका वेलकम करते, हमारे प्रधानमंत्री होंगे और हम उनको धन्यवाद देंगे। तो सर ये देख सकते हैं कि अभी करें कि हमको चाहे कोई भी जीते लेकिन ईवीएम पे इनको भरोसा नहीं है, तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव लड़ा जाए, उससे चाहे मोदी जीते या और कुछ जीते, हम उस पर मानने के लिए तैयार हैं। सर अगला सवाल रहेगा कि देश में शिक्षा की देवी कौन है, माता सावित्रीबाई फुले या सरस्वती है? अभी एक वीडियो आ रहा है तो उसमें एक टीचर स्कूल में बाबा साहेब का और
गांधी जी का और साथ में सावित्रीबाई फुले का तस्वीर लगाया। तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं, माता सावित्रीबाई फुले का तस्वीर न लगाइए, यहाँ सरस्वती की लगाइए। तो आप क्या कहेंगे, शिक्षा की देवी सरस्वती या शिक्षा की देवी माता सावित्री फुले? देखो साहब, ऐसा है कि ये जो हमारे मनुवादी लोग हैं ये मानते हैं सरस्वती देवी विद्या है, लेकिन ये तो लाखों साल से थी। सरस्वती विद्या देवी लाखों साल से थी, तो हमारे देश में अनपढ़ क्यों थे? ये तो बहुत बड़ा गहरा क्वेश्चन गंभीर भी है। जब से हमारी सावित्रीबाई फुले आई है समाज में, उसके बाद में शिक्षा उन्होंने समाज में दी, औरतों को दी, दलितों को दी। उससे पहले तो मनुस्मृति में इन्हें पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो उस टाइम ये देवी कहाँ छुप गई थी? तो देवी का गायब हो गई थी। अगर ये देवी होती तो हमारा समाज आज जागरूक थोड़ी होता, अमेरिका इंग्लैंड विकसित देश होता आज हमारा। तो हमारे मानने में तो ये सब बेकार की बातें, पाखंडवाद है। ये जो देवी दावी कुछ नहीं, असली देवी शिक्षा देवी माता सावित्रीबाई फुले जी। तो इनका कहना है कि असली देवी जो है, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले है, ये आपको ऐतिहासिक मिलेगा। और जो सरस्वती है उनका कोई शिक्षा से लेन देना नहीं है। सर, एक सवाल आ रहा, अभी एक वीडियो आया है साथ में कि एक शिक्षिका है, राजस्थान की है, तो स्कूल में बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और सावित्रीबाई फुले का तस्वीर लगाया। तो गांव के लोगों ने आया करने, सब ये माता सावित्रीबाई के फुले का तस्वीर मत लगाइए, यहाँ पर सरस्वती का लगाइए। तो जो अध्यापिका है उसने कहा कि सरस्वती का शिक्षा से क्या लेना देना। तो गांव के लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, अंत में ज़बरदस्ती वो वहाँ पर सरस्वती के फ़ोटो लगाया। तो आपसे एक जानकार होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले का क्या योगदान है शिक्षा से? देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, 14 जनवरी 1848 से पहले यदि सरस्वती विद्या की देवी थी तो इंडिया के लोग पढ़े लिखे कितने थे? क्या यह सरस्वती सिर्फ उच्च जाति के को ही पढ़ा रही थी, या SC ST OBC, यहाँ तक कि उच्च वर्ग की महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था? यदि सरस्वती विद्या की देवी थी तो भारत में इतने लोग अनपढ़ क्यों थे? यह प्रश्न है। जब सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले आए, उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में ये सावित्रीबाई फुले हैं कौन? सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी है। ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, यानी पहला ज्योतिबा फुले की महिला शिष्या पत्नी भी, और तब जा कर के उनकी पत्नी उनके कंधे से कंधे मिला करके यहाँ के लोगों को पढ़ाने का काम किया। 18 स्कूल खोला जन जन में। SC ST OBC को, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था पहले मनुस्मृति के अनुसार, अब इनको जन जन में पढ़ने का अधिकार मिला और अंग्रेज़ों के सहयोग से ये लोग पढ़े। तो यही यदि सरस्वती विद्या की देवी थी तो पहले लोग पढ़े क्यों? सर, सवाल होता है कि महिलाएं तो सावित्रीबाई फुले को तो समझ नहीं पा रही, जान ही नहीं पा रही हैं। वो महिलाओं की गलती नहीं है। गलती महिलाओं की इसलिए नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है। महिला ही नहीं, पुरुषों को भी जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी होने का एक महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताता हूँ। बहुजन समाज के भी जो नेता है, SC ST OBC के जो नेता हैं, मैं उनकी भी बात आपसे कहता हूँ। जरा सा एक बार यह सोच करके देखिए, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, ऐसे बहुत सारे जो बहुजन के नेता हैं, कभी इन लोगों ने, इनका पिछला इतिहास उठा करके देखें, इन लोगों ने ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ललन सिंह यादव, पेरियार, ऐसे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, उन लोगों को इन लोगों ने भी चिमटा से तक नहीं छुआ। और जब चिमटा से भी नहीं छुआ तो ये बहुजन समाज का व्यक्ति जो है, SC ST OBC का व्यक्ति जो है, उसे कैसे पता चलेगा कि सावित्रीबाई फुले कौन है? जरा सा ये लोग भी अपने स्कूलों में, यदि प्रदेश में जब सरकार जहाँ जिनकी भी बनी, चाहे अशोक गहलोत जी की इतने समय राजस्थान में, ये लोग स्कूल के किताबों में धूमधाम से इन महापुरुषों की जयंती मनाए होते तो आज आम जनता इनका नाम जानते। हम सारी जिम्मेदारी उच्च वर्ग को देते हैं, यह ठीक नहीं है। यह जिम्मेदारी हमारे बहुजन महापुरुषों को, जो नेता है, उनकी भी है। अच्छा सर, सवाल है, क्या माता सावित्रीबाई फुले
केवल SC ST OBC के लिए पढ़ाया कि जो सवर्ण के महिलाएं थे उनको भी पढ़ाया? सभी को पढ़ाया। SC ST OBC ये कहने वाली बात है, उच्च वर्ग के महिला को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको भी पढ़ाया। फातिमा शेख जो मुस्लिम कहते हैं, मुस्लिम में भी किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। फातिमा शेख भी पहली मुस्लिम अध्यापिका है, यानी मुस्लिम में भी इन्होंने पढ़ाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC ST OBC को, सबों को पढ़ाया। ये अलग बात है कि लोग नाम नहीं ले रहा है, ये गद्दारी की बात कहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ब्राह्मण जो है उनके भी महिलाओं को पढ़ाने का ये काम सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले किया है। जी सर, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो माता सावित्रीबाई फुले का क्या इतिहास है शिक्षा से? और जबकि पढ़ाया गया है कि शिक्षा की देवी सरस्वती है, तो लोग कह रहे हैं कि कई जगह आ रहा है कि माता सावित्रीबाई भी शिक्षा का देवी है। तो इसमें हमारे दर्शकों को बताएं, शिक्षा का देवी, असली देवी कौन है? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शिक्षा की देवी अगर सरस्वती होती, जैसे हमारे पूज्य भंते जी ने कहा, धम्माचार्य जी ने, कि अगर वो शिक्षा की देवी सरस्वती जी होती तो 1848 में पुणे में पहला स्कूल ज्योतिबा फुले ने खोला। उस समय मेरे ख्याल से पूरे देश में 2 या 3% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और 100 साल के बाद 1948 में लगभग 80% लोग अनपढ़ थे देश में, 100 साल के बाद। तो सरस्वती जो शिक्षा की देवी हैं मनुवादियों के, या उनके जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, तो उनसे मेरा पूछना है कि अगर शिक्षा की देवी है तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग भारत में क्यों हैं? मनुवादियों ने ये भी कहा कि जो धन की देवी लक्ष्मी है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जदार भारत क्यों है? मनुवादियों ने यही कहा कि बल का जो देवता है हनुमान है, तो ओलंपिक में कितने मेडल्स लाते हैं भारत के लोग। तो ये मनुवादियों के द्वारा ये रचा गया षड्यंत्र। सर आपको रोक रहा हूँ, ये आप बार बार मनुवादी कहते हैं, मनुवादी क्या होता है सर? मनुवादी का मतलब होता है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मण का वाद का मतलब होता है जिसने जो है कर्मकांड, ऊंच नीच, गैर बराबरी में पूरे समाज को बांध रखा है, पूरे समाज को अपने भ्रम जाल में बांध रखा है। ये मनुवादी लोग हैं या ब्राह्मणवादी लोग हैं जो गैर बराबरी में विश्वास करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 1848 में ज्योतिबा फुले ने पुणे में पहला विद्यालय खोला, जिसमें उनकी पत्नी जो है सावित्रीबाई फुले शिक्षिका बनी और फातिमा शेख भी शिक्षिका बनी, और महिलाओं को पढ़ाने का जो है मतलब सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, और बाद में संविधान बना तो सभी को पढ़ने का अधिकार मिला। तो इस तरह से देख सकते हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती देवी नहीं है, शिक्षा की देवी असल अगर कोई है तो माता सावित्रीबाई फुले है। तो मैं अब अपना जो वीडियो है यहाँ समाप्त करने के लिए चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से एक सेकंड, 2 सेकंड के लिए आप थोड़ा सा आप बता दें कि अभी एक संत ने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है मूर्तियों में जान डाल दी जाती है। क्या मूर्ति में जान होती है? नहीं, मूर्ति में जान कैसे डलेगी? कभी पत्थरों में जान जली है, कभी इनको मालूम होना चाहिए इनके माता पिता कभी गुजरे हैं, उनमें अभी जान डलती तो उनमें डाल देते, तो उनको मरने की क्या जरूरत है? तो इनका विश्वास नहीं कि मूर्ति में जान होती है। सर आप क्या कहेंगे, मूर्ति में जान होती है? सर मूर्ति में ये लोग जान डालते हैं, जो लोग जान डालते हैं वो अपने घर में बेटा मर जाए, बाप मर जाए तो उसमें पहले जान डाल दो दे, तब तो पत्थर में डालें। पत्थर में जान इसलिए डालते हैं कि ताकि ये समझते हैं कि यहाँ के जो SC ST OBC के लोग हैं उसको मूर्ख बनाया जा सके, इसलिए ये सब तरह तरह का परपंच। तो सर सवाल यहाँ आता है, जब जनता उनको भरोसा है कि जान होती है, मूर्ति में जान होती है, और आप लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो जनता की बात मानेगी कि आपकी बात मानी जाए? जनता से नहीं मतलब है, मतलब यहाँ पर है कि जानकारी जिसको है उसको आवाज़ उठाना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले को जानकारी मिली है, वो आवाज़ उठाए, बाबा साहब उठाए। अरे आम लोग होशियार नहीं होता है, उसको तो वो तो भेड़ चाल चलता है ना जी। तो भेड़ चाल चलाया जाता है, चलता नहीं है, चलाया जाता है। तो सर आपसे बोलता हूँ कि थोड़े में आप बताएं कि क्या मूर्ति में जान डाली जा सकती है? आप तो टीचर हैं। इसका उत्तर जो है धम्माचार्य जी ने दे दिया है। मेरा सिर्फ यही कहना है
कि जो मनुवादी या ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस देश में है, इसका जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि आए दिन जो है वो पाखंडवाद को फैलाया जाए, मनुवाद को फैलाया जाए, अंधविश्वास को फैलाया जाए, इनका एजेंडा है। तो उनके एजेंडे का एक जो है ये भी आप कह सकते हैं पार्ट है, पार्ट ऑफ देयर एजेंडा। अब इसके बारे में जो है करुणाशील रोशन जी ने ऑलरेडी बता दिया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसने दूसरे की थीसिस चोरी करके डॉक्टरेट की उपाधि ली और उसके जो साउथ का ब्राह्मण है उसके नाम पर जो है उसके जो जन्मदिन है वो टीचर्स डे मनाया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश की महिलाओं को मान सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी देने वाली और शिक्षा का जो पाथ है, रास्ता है, वो खोलने वाली माता सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिन है उसको टीचर्स डे के रूप में मनाया जाना चाहिए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं साथियों, आज यही हम लोग यही इसका विश्लेषण करने के लिए बैठे थे कि आखिर जो देश में है विज्ञान बड़ा है कि अंधविश्वास भी बड़ा है। तो हमारे जितने गेस्ट थे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इस देश में विज्ञान है, विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।